अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बेस्ड जर्नलिस्ट समा डिजिटल। रकबे के लिहाज से कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी सिंध से भी कम। शायद यही वजह है कि दुनिया की इस 10वीं बड़ी मईशत को चलाने के लिए कनाडा की हुकूमत अगले 3 साल में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को शहरियत देगी। यानी 2022 तक हर साल 3.5 लाख से ज़्यादा लोग कनाडा जा पाएंगे। लेकिन कनाडा ही क्यों? US वर्ल्ड एंड न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मयार ज़िंदगी के लिहाज से कनाडा दुनिया में नंबर 1 पर आता है। ये दुनिया के 6 महफूज तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ पर तालीम और सेहत का जो निज़ाम है वो वर्ल्ड क्लास है। 12वीं जमात तक पब्लिक स्कूलों में फ़ीस ही नहीं देनी होती, जबकि सेहत, इलाज, मुआवजे की जो सहूलियात हैं चंद एक चीज़ों को छोड़कर वो बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ तक कि कनाडा का शुमार उन ममालिक में होता है जो कम से कम तनख्वाह यानी मिनिमम वेज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सैलरी देने वाले ममालिक में शामिल हैं। कनाडा एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्कों से, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं और यही वजह है कि बहुत वेलकमिंग भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या आप कनाडा की शहरियत की अहलियत रखते हैं? इस सवाल का जवाब हमें भी चाहिए था, इसलिए हमने एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट का इंटरव्यू भी किया, उससे सवाल किए। कैनेडियन हुकूमत से भी हमने कुछ सवालात किए, उनका जवाब क्या था वो भी आपको बताएंगे। साथ ही में हमने उनसे कुछ 5-6 साल का डेटा हासिल किया, इसमें ज़बरदस्त इंसाइट्स हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कनाडा की हुकूमत को हर साल तकरीबन 4 लाख एप्लीकेशंस मौसूल होती हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसका 3% जो तकरीबन 12,000 बनता है वो पाकिस्तान से आता है। यानी हर 100 में से सिर्फ 3 एप्लीकेंट्स पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, और जो एप्लीकेंट्स कामयाब होते हैं उनके ममालिक में जो सर फ़हरिस्त हैं 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो आप टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल हैं। और अगर हम हर 100 एप्लीकेशंस की बात कर लें तो उसमें से 14 सिलेक्शन जो कामयाब कैंडिडेट्स होते हैं वो इंडियंस होते हैं, 13 के करीब फ़िलिपिनोज़ होते हैं, और 6 के करीब सीरियंस, और 4 कह लें कि 100 में से पाकिस्तानी एप्लीकेशंस कामयाब होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें डेटा से मिला वो ये कि अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हर 100 में से 51 यानी मोर देन हाफ जो एप्लीकेशंस हैं सक्सेसफुल वो फ़ीमेल कैंडिडेट्स की होती हैं। और अगर स्किल माइग्रेशन की बात की जाए तो टोटल जो ओवरऑल एप्लीकेशन आती हैं हर 4 में से एक इसी कैटेगरी में से होती है। इसमें कुछ फील्ड्स जो ख़ास तौर पे सर फ़हरिस्त हैं उसमें इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे गैस, ऑयल, फ़िशिंग, एग्रीकल्चर वगैरह, और जो प्रेशियस मेटल की माइनिंग है, कोल माइनिंग है, ये शामिल है, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ही में शेफ़्स और कुक्स यानी खानसामाओं की भी ज़रूरत है वहाँ पे। बुचर्स और बेकर्स यानी कसाई और जो बेकरी के लोग हैं उनकी भी जो वहाँ पे जॉब्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये चंद एक कैटेगरीज़ हैं, बट इसके अलावा और कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो हाई डिमांड में है, और क्या रिक्वायरमेंट होती है एक एप्लीकेशन की, और एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होती क्या है, इसमें कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, इन सवालों के जवाब हम जानते हैं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट से। देखिए, कैटेगरीज़ की तो एक पूरी लिस्ट है काफ़ी लंबी, लेकिन जो मेजर अगर हम बात करें जिनकी उनको बहुत ज़्यादा इमीडिएट ज़रूरत है उसमें इंजीनियरिंग और आईटी सबसे ज़्यादा। उन्होंने एक स्पेसिफाई किया था कि हम 1,95,000 आईटी के लोग लेंगे, क्योंकि उनके पास जो सबसे शॉर्टेज है वो आईटी, और आईटी में उन्होंने फिर फर्दर कैटेगराइज़ किया कि सॉफ्टवेयर वाले सबसे ज़्यादा चाहिए, उसके बाद उनको फिर क्लाउड प्रोफेशनल्स चाहिए, फिर उसके बाद उनको नेटवर्क के लोग, फिर सिक्योरिटी के लोग, फिर आपके पास अगर थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो उनको बहुत जल्दी जो लोग चाहिए उनमें कारपेंटर, क्राफ्ट्समैन, प्लम्बर्स, जो लेबर कैटेगरी है उनका वीज़ा भी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। और नॉर्मल कैटेगरीज में अगर आप आएँ, अगर टॉप 10 अगर आप कहते हैं तो उसमें अकाउंटेंट्स भी हैं, उसमें आपके पास ऑडिटर्स भी हैं, ये लोग भी उनके लिस्ट में हैं जो कि वो जल्दी पिक करते हैं। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को समझाना चाहें तो इस वक्त कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी फील्ड का, बस जो कॉमन फील्ड होगी उसका कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, और जो ज़रा डिफरेंट फील्ड होगी, आईटी होगा या इंजीनियरिंग होगा, तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे जल्दी जाने के उसमें से। एक अच्छी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन की जो मेजर चीज़ें हैं वो है आइल्स का CLB लेवल 9 का स्कोर। CLB लेवल 9 इज़ 8 लिसनिंग और बाकी तीनों मॉडल्स में 7। और अगर आप मिनिमम पे आ जाते हैं कि मिनिमम स्कोर टू गेट इनटू एक्सप्रेस एंट्री इज 6.5 विद 6 इन ईच मॉड्यूल। कनाडा की मास्टर डिग्री के लिए आपके पास 4 इयर्स बैचलर्स और 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम होगा, तो वो आइडियल होगा उस प्रोफाइल के लिए। और मिनिमम आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट प्रोफाइल विल बी, वो प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। पहला स्टेप होता है आइल्स के अलावा वो है डिग्री असेसमेंट। डिग्री असेसमेंट अगर आपकी यूनिवर्सिटी NAD की है या कराची यूनिवर्सिटी है तो उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन अगर आपकी डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनके, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। 6-6 महीने 8-8 महीने तक असेसमेंट ही वापस नहीं आती वहाँ से,
लेकिन अगर आप फाइनल वीज़ा का प्रोसेस टाइम पूछेंगे वो फिक्स है, जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। वो 6 मंथ्स के अंदर उनको आपका वीज़ा अलॉट करना है। कनाडा कंपैरेटिवली सबसे सस्ता मुल्क है अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली आइल्स की जो फ़ीस इस पर चल रही है वो एवरेज 35,000 एवरेज जो फ़ीस आइल्स की किसी भी सेंटर से आप देते हैं वो है। असेसमेंट की ऑन एवरेज कॉस्ट $275 है। और उसके बाद जो वीज़ा जो एक्सप्रेस एंट्री में जो आपकी प्रोफाइल है उसकी कोई फ़ीस नहीं है। और वीज़ा अप्लाई करने में 2 स्टेप्स में आप 2 फ़ीसेज़ आपको देनी होती हैं। $575 जो कैनेडियन डॉलर है वो वीज़ा फ़ीस है, और $490 उनकी जो है वो लैंडिंग फ़ीस है। ये आप अलग अलग भी पे कर सकते हैं, बट दोनों फ़ीस वीज़ा लगने से पहले देनी है। तो एक इंडिविजुअल की अगर आप कॉस्ट टोटल निकालें तो अराउंड $1300-1400 कैनेडियन उसको चाहिए, जो कि 1.5 लाख रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो ये अगर एक इंडिविजुअल खुद कर रहा है तो उसकी कॉस्ट है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कनाडा को फाइनल वीज़ा के टाइम पे आपसे बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो एक सिंगल आदमी की तकरीबन $12,500 आपको बैंक में शो भी करने हैं। उसके मल्टीपल उन्होंने दिखाए, लेकिन आपको ये पैसे शो करने हैं अपने। जो ओवर 18 है, मतलब जो लोग हैं फाइल के अंदर यानी मियाँ बीवी हैं, तो उनकी तो फीसेस बराबर ही हैं। 575 वाइफ की भी जाएगी, 490 लैंडिंग फ़ीस वाइफ की भी जाएगी। पर बच्चा $150 पे करना है, उसकी लैंडिंग फ़ीस पे नहीं करनी होती। तो और प्लस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सिंगल बंदे की बैंक स्टेटमेंट $12,000 है और एक फैमिली की तकरीबन $24,500 है। स्किल माइग्रेशन के अंदर आपको जॉब लेके जाना ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ जाके जॉब अप्लाई करते हैं। अगर हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो बहुत टफ कंट्री है रहने के लिए। आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए आपके पास, आपको फाइनेंशियली प्लान होना 6 मंथ्स के लिए। अगर आपकी रिसर्च वर्क अच्छा नहीं है तो आपको जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने हमारे पे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने जाके 6-6 महीने से उबर चलाई हो, लेकिन वो था डॉक्टर। तो उसकी वजह क्या थी कि वहाँ जाके उनकी जो लोकल उनकी जो HR पॉलिसीज़ हैं वो उनको नहीं पता होती, अप्लाई कैसे करना है, किसके पास जाना है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो आपने जिक्र भी किया उसका सबसे इंपॉर्टेंट है वेदर फैक्टर। अगर आप टोरंटो के अलावा कहीं भी रह रहे हैं, इवन टोरंटो भी काफ़ी ठंडी जगह है, लेकिन कहीं भी और रह रहे हैं तो -30 -40 के जगह जाकर तो लोग ऐसे हैं कि जो वापस भी आ गए एक साल के अंदर। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है लोग जिनकी एज अब 36 है, उनके पास BCom की डिग्री है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो उसमें ना जाएं। आपके पास मिनिमम अगर मास्टर्स डिग्री है, आइडियल एज जो है वो 24 से 32 है, ये लोग अप्लाई करें। इसके अलावा जो लोग हैं या तो वाइल्ड्स का बहुत अच्छा स्कोर कर लें या उनकी फैमिली वहाँ सेटल हो तो ट्राई करें, वरना इस वक्त कनाडा का क्राइटेरिया येस दे आर वेलकमिंग, उनको लोग चाहिए लेकिन सब नहीं चाहिए। कनाडा की इकॉनमी जो है वो हेविली सर्विस ओरिएंटेड है, यानी यहाँ पर वर्कफोर्स का तकरीबन 80% जो है वो ऑफिस जॉब्स करते हैं, जिसमें IT सेक्टर है, अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स वगैरह। तो इससे ये अंदाज़ा तो हो जाता है कि सर्विसेज सेक्टर में आपके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो उनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है विद इन सर्विसेज वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जिसमें ऑब्वियसली जैसे आपने कंसल्टेंट को भी सुना, IT के अंदर जो जॉब्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है। और जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एज ब्रैकेट है या एज ग्रुप है उन एप्लीकेंट्स का जिनको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, वो है 30 साल से लेकर 44 साल तक। यानी ये वो एज ब्रैकेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होती हैं। लेकिन आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि अगर आप यंग हैं तो एक और तरीका भी है कनाडा में जाने का, और वो है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपकी कैनेडियन डिग्री है तो आप वहाँ पे ही रहते हुए वो आपको एक सर्टेन टेम्परेरी रेजिडेंस दे देंगे, अपनी PR को वहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। और जो डिग्री वहाँ से कर लेता है उसकी इमिग्रेशन बहुत आसान है। वो प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिनकी डिग्री कैनेडियन है। जो आपकी डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको कनाडा 3 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस कह लें वो आपको दे देता है। उस दौरान आप अपनी जो अगर आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर सकें और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी को वहाँ पर रहते हुए प्रोसेस कर सकें। और वो अगर 6 महीने में होगी तो 6 महीने में आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर। 2018 के अंदर कनाडा की हुकूमत ने 54,000 स्टूडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंस दिया, क्योंकि उनकी एजुकेशन कनाडा की थी। और इस हवाले से इन्होंने एक जो स्कीम मुतारिफ़ कराई है, उसका नाम है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा पॉलिसी। इसके अंदर जब आपका एक बार कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, और ये मखसूस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन अगर आपका आ जाए तो सिर्फ 25 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। न्यू स्ट्रीम में ये है कि उसमें स्टूडेंट को वहाँ पे एक तो जो डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एडमिशन लेना है और $10,000 डिपॉजिट करना है अपने ही फिक्स्ड अकाउंट के अंदर कनाडा के अंदर। बैचलर्स के केस के अंदर आपको सिर्फ अपना जो इंटरमीडिएट या A लेवल्स दिखाना है और आइल्स का स्कोर दिखाना है प्लस बैंक स्टेटमेंट। और मास्टर्स के कोर्स के अंदर जहाँ पे आपका गैप क्रिएट हो जाता है, अगर आप 2-3 साल की जॉब के बाद अप्लाई कर रहे हैं डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो आपको वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है उसमें। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मिनिमम 6.5 विद 6 इन ईच मॉड्यूल रिक्वायर्ड होगा किसी भी एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए। जो नई स्ट्रीम आई है जिसमें 25 दिन में वीज़ा आ रहा है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड ही है विद 6 इन ईच मॉड्यूल। इस वीडियो के हवाले से कोई फीडबैक आपने हमें देना है, कमेंट्स की सूरत में और शेयर्स की सूरत में आप हमें दे सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।